क्या होगा जब इतिहास की सबसे बड़ी पहेली का सच दुनिया के सामने आएगा? खजाने की खोज सिर्फ एक रहस्य नहीं बल्कि सदियों पुरानी साजिश का पर्दाफाश करेगी। क्या बेंजामिन अपने परदादा को बेकसूर साबित करने के लिए सोने का सेट ढूंढ पाएगा? चलिए देखते हैं। तो कहानी की शुरुआत वाशिंगटन 1865 से होती है, जब सिविल वार खत्म हुए 5 दिन बीत चुके थे। सभी लोग खुशियां मना रहे थे। तभी दो आदमी जॉन बूथ और माइकल थॉमस गेट के पास आते हैं। थॉमस गेट अपने बेटे चार्ल्स कैरोल के साथ पार्टी में शामिल थे और वह उसे एक पहेली सुलझाने के लिए कहते हैं जो एक खजाने का मैप था। थॉमस गेट कहते हैं कि इस पहेली को सुलझाने में मुझे थोड़ा समय लगेगा। तब तक जॉन बूथ राष्ट्रपति लिंकन को गोली मार देता है, जिससे पूरा हड़कंप मच जाता है। जब थॉमस गेट को पता चलता है कि माइकल नाइट्स ऑफ द गोल्डन सर्कल का आतंकवादी है, तो वह उस पहेली को जल्दी से आग में फेंक देते हैं, लेकिन माइकल उसे गोली मार देता है और आधा टुकड़ा बचा लेता है। उसके बाद कहानी 140 साल बाद प्रेजेंट टाइम में आती है, जहाँ पर बेंजामिन टेम्पलर खजाने को ढूंढने के बाद अपने परदादा थॉमस गेट की कहानी सबको बता रहा होता है। तभी विल्किंसन नाम का एक व्यक्ति जॉन बूथ की डायरी का टुकड़ा दिखाकर सबको बताता है कि थॉमस गेट ने ही राष्ट्रपति लिंकन की हत्या करवाई थी और खजाने की बात झूठी है। यह सुनने के बाद बेंजामिन और उसके पिता बहुत उदास हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि यह पूरी कहानी मनगढ़ंत और झूठी है। उसके बाद हम रैली को देखते हैं, जिसने टेम्पलर खजाने पर एक किताब लिखी थी, लेकिन उसके अकाउंटेंट ने उसके नाम पर फेक कंपनी खोली थी, जिससे उस पर करोड़ों का कर्ज हो गया था और वह बेंजामिन के पास वापस लौट आता है। बेंजामिन की भी हालत वैसी ही थी, क्योंकि उसकी पत्नी चेज ने उसे घर से निकाल दिया था और अब उसके परदादा थॉमस गेट पर राष्ट्रपति लिंकन की हत्या का आरोप भी लग गया था। इसके बाद बेंजामिन चेज के घर चुपके से जाता है, क्योंकि उसे उसकी आईडी कार्ड चाहिए थी ताकि वह बूथ की डायरी तक पहुंच सके। चेज की आईडी लेकर जब वो वापस आ रहा था, तभी चेज वहाँ किसी और आदमी के साथ पहुंच जाती है और बेंजामिन से अपनी आईडी कार्ड मांग लेती है। बेंजामिन कहता है, मुझे बूथ की डायरी का पन्ना देखना है। चेज कहती है, तुमने खुद देखा है कि उस पर किसी खजाने का नक्शा नहीं है, लेकिन बेंजामिन कहता है कि उस पर एक पहेली है जो खजाने तक ले जाती है। बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने पर चेज बेंजामिन को वह पन्ना दिखाती है। घंटों देखने के बाद उन्हें पता चलता है कि उस पर एक पहेली लिखी है। बेंजामिन उसका प्रिंट आउट निकलवा लेता है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक FBI एजेंट सैंडर्सकी को बताता है कि बूथ की डायरी का खोया हुआ पन्ना मिला है, जिससे साबित होता है कि थॉमस गेट भी लिंकन की हत्या में शामिल था। सैंडर्सकी कहता है कि जब विल्किंसन के पास यह पन्ना 140 साल से था, तो अब वो इसके बारे में सबको क्यों बता रहा है, इसलिए वह इस मामले की जांच करने के लिए कहता है। इधर निकोलसन को विल्किंसन की बातों पर यकीन हो जाता है और वह न्यूज में बताने लगता है कि लिंकन की हत्या में थॉमस गेट भी शामिल थे। यह सुनने के बाद बेंजामिन के पिता बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन बेंजामिन अपने पिता को भरोसा दिलाता है कि हमें उन्हें सही साबित करने के लिए खजाना ढूंढना पड़ेगा, जिसमें आपको हमारी मदद करनी होगी। बेंजामिन के पिता उसे बताते हैं कि थॉमस गेट मरने से पहले अपने बेटे का हाथ पकड़कर आखिरी शब्द कहा था, वह कर्ज जो सब लोग भरते हैं, यानी डेथ है। इसे सुनने के बाद बेंजामिन उस पहेली का मतलब समझ जाता है, जिसका अर्थ था लाबुली लेडी। दरअसल लाबुली लेडी एक राजमिस्त्री का नाम था जो हर चीज में एक सुराग बनाता था, और लेडी का मतलब था स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी। इसका मतलब था कि उसने स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी के ऊपर एक सुराग लिखा है, लेकिन सवाल यह था कि स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की 3 मूर्तियां हैं और उसमें से किस मूर्ति पर वह सुराग लिखा था। इसके बाद दोनों सबसे पहले फ्रांस शहर पेरिस में जाते हैं, जहाँ रैली एक मिनी हेलीकॉप्टर से स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी की जांच करता है। तभी 2 पुलिस वाले बेंजामिन को बुला लेते हैं। तब तक रैली उस सुराग का पता लगा लेता है जो फ्रांसीसी भाषा में लिखा था। एक पुलिस वाला सुराग पढ़ने में मदद करता है, जो एक पहेली थी। समंदर के पार यह जुड़वा खड़े हैं, एकदम अटल। अटल मतलब रिजोल्यूट, उसे बचाए रखना जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लाबुली 1876। बेंजामिन अपने तेज दिमाग से तुरंत समझ जाता है कि उन्हें पहले सुराग के लिए लंदन जाना पड़ेगा, जो एक रिजोल्यूट नाम की मेज में छिपा है। सैंडर्सकी को विल्किंसन के बारे में पता चलता है कि वह पुरानी चीजों को काला बाजार में बेचता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विल्किंसन बेंजामिन के पिता पर हमला करवाता है और उनके मोबाइल का एक क्लोन बना लेता है, जिससे वह फोन की सारी बातें सुन सकता है। उधर बेंजामिन और रायली लंदन में एक म्यूजियम में जाने का प्लान बनाते हैं। जब उनके पिता कल रात की बात बताते हैं, तो बेंजामिन समझ जाता है कि खजाने के पीछे कोई और भी पड़ा है। फिर हम देखते हैं कि रायली म्यूजियम की सिक्योरिटी को हैक कर लेता है और बेंजामिन अपने शरीर पर शराब लगा लेता है। इतने में चेज भी वहाँ पहुँच जाती है और कहती है कि तुम्हारे पापा ने मुझे बताया था कि तुम्हारा अगला सुराग यहीं पर है। बेंजामिन और चेज के बीच लड़ाई होने लगती है, तभी गार्ड आ जाते हैं। जब उन्हें लगता है कि बेंजामिन ने शराब पी रखी है, तो वह दोनों को एक सेल में बंद कर देते हैं। फिर पता चलता है कि लड़ाई करना उनका एक प्लान था। इसके बाद रायली दरवाजा खोल देता है और दोनों बाहर निकल जाते हैं। चेज बेंजामिन के साथ चलने के लिए कहती है, लेकिन बेंजामिन उससे मना करता है।
बाद में रायली के कहने पर बेंजामिन उसे भी साथ ले लेता है। वे दोनों क्वीन विक्टोरिया के कमरे में पहुंचते हैं और रिज़ॉल्यूट डेस्क की जांच करने लगते हैं। बेंजामिन वहां 4 दराजे देखता है जिन पर नंबर लिखे थे। वह उसे खोलने के लिए 1876 सेट करता है जो स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी पर लिखा था। ऐसा करते ही एक नया दराज खुलता है जिसमें एक पुरानी लकड़ी का टुकड़ा मिलता है और उस पर बहुत पुरानी भाषा में कुछ लिखा होता है जिसे वे समझ नहीं पाते। तभी वहाँ सिक्योरिटी वाला आ जाता है, इसलिए रायली फायर अलार्म बजा देता है। सब लोग म्यूजियम से बाहर भागने लगते हैं। इसी बीच बेंजामिन और चेज भी बाहर निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि विल्किंसन भी अपने आदमी के साथ वहां पहुंच चुका है। बेंजामिन समझ जाता है कि यही वह आदमी है जो खजाने के पीछे पड़ा है। वे लोग उन पर फायर करते हैं जिससे बचते हुए वहां से निकल जाते हैं। बेंजामिन विल्किंसन से पीछा छुड़ाने के लिए एक आइडिया लगाता है। उनके पास कैमरा वाला मोबाइल नहीं था, इसलिए वह ट्रैफिक सिग्नल तोड़ देता है और लकड़ी को अपने सामने रख लेता है जिससे उसका फोटो क्लिक हो जाता है। रायली ट्रैफिक सिग्नल की डाटाबेस से उस फोटो को निकाल लेता है। इसके बाद बेंजामिन लकड़ी के टुकड़े को पानी में फेंक देता है जिसे वह अपने पास रख लेता है। उसके बाद बेंजामिन अपने पापा के घर जाता है और वो उस तख्ते को पढ़ने की कोशिश करते हैं। बेंजामिन के पिता उसमें से एक चिन्ह को पहचान जाते हैं जिसे सिबोला कहते हैं, जिसका मतलब है सोने का शहर। इसके बाद बेंजामिन 1527 की एक कहानी पढ़ता है जब फ्लोरिडा के तट पर एक जहाज दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें से 4 लोग बच गए थे, जिनमें से एक गुलाब इस्तेबान ने वहाँ के मुखिया की जान बचाई थी। इनाम के तौर पर उसे सोने के शहर ले जाया गया था। बाद में इस्तेबान और कई लोग उस सोने के शहर को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन आज तक उस खजाने को कोई नहीं खोज पाया। अब उस चिन्ह को केवल एक ही इंसान पढ़ सकता था और वह बेंजामिन की माँ थी, लेकिन उसके पापा उनके पास जाना नहीं चाहते थे क्योंकि दोनों के बीच लड़ाई हो गई थी और वे अब अलग रहते हैं। बेंजामिन के बहुत रिक्वेस्ट करने पर वह मैरीलैंड यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हैं जहां उसकी माँ रहती है। वहां पहुंचते ही दोनों फिर से लड़ने लगते हैं। उसकी माँ चिन्ह को पढ़कर बताती है जिसका मतलब था नेक पंछी को ढूंढो और उससे अपना हाथ थाम कर ले जाने दो और फिर उसे पवित्र मंदिर का रास्ता दिखाने दो। इसी बीच दोनों फिर से लड़ने लगते हैं, लेकिन चेज उन्हें शांत करती है। अब उन्हें पता चलता है कि दूसरा सुराग पाने के लिए उन्हें दूसरे रिज़ॉल्यूट तक जाना पड़ेगा और वह डेस्क राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में है। इधर हम देखते हैं कि विल्किंसन भी उस लकड़ी को पढ़वाने की कोशिश करता है, लेकिन वह आदमी साफ मना कर देता है। इधर बेंजामिन व्हाइट हाउस में जाने की योजना बनाता है और वह चेज से कहता है कि वह कॉनर के साथ डेट पर जाएगी, जो वही व्यक्ति जो पहले चेज के घर आया था और व्हाइट हाउस में काम भी करता है। इसके बाद बेंजामिन चेज को लेकर स्टे ग्राउंड में जाता है जो व्हाइट हाउस के बिल्कुल सामने है। तभी वहाँ पर कॉनर भी आ जाता है। बेंजामिन उसे चढ़ाता है कि चेज व्हाइट हाउस का पूरा ऑफिस घूमना चाहती है। यह सुनकर कॉनर चेज और बेंजामिन को घुमाने के लिए अंदर ले जाता है। बेंजामिन रिज़ॉल्यूट डेस्क की तलाशी लेने के लिए कॉनर का ध्यान भटकाना चाहता था, इसलिए वह चेज से कहता है कि तुम्हारी ईयररिंग गायब हो गई है, इसे ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो अगर राष्ट्रपति के घर में किसी और औरत की ईयररिंग मिलती है तो उनका खैर नहीं। चेज और कॉनर कुर्सी के आसपास ढूंढने लगते हैं। बेंजामिन इस मौके का फायदा उठाकर टेबल का लॉक खोल देता है। उसमें भी एक लकड़ी का टुकड़ा था। बेंजामिन उसका फोटो क्लिक करने लगता है। इधर चेज उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे किस करने लगती है। इसके बाद बेंजामिन अपने पापा को उस लकड़ी का फोटो दिखाता है जिस पर एक गरुड़ का निशान बना हुआ था। रैली कहता है इसका मतलब मैं जानता हूँ, जिसे मैं बता नहीं बल्कि दिखा सकता हूँ। इसके बाद रैली अपनी किताब सबको दिखाता है जिसमें लिखा था कि राष्ट्रपति के पास एक गुप्त किताब है जिसके बारे में कोई नहीं जानता है। उस किताब में खजाने से जुड़ा एक गुप्त सिंबल है। दरअसल आपको समझा दूं, रिज़ॉल्यूट के डेस्क में जो लकड़ी मिली थी उसमें जो सुराग था उसे वहां से हटाकर राष्ट्रपति की गुप्त किताब में डाल दिया गया था। अब खजाना ढूंढने के लिए पहले राष्ट्रपति की किताब को ढूंढना पड़ेगा, जो इतना आसान नहीं होने वाला है। लेकिन अब भी रैली की बातों पर बेंजामिन को यकीन नहीं था, इसीलिए वह कंफर्म करने के लिए FBI एजेंट सडस्की के पास जाता है। सडस्की बताते हैं कि वे मौजूदा राष्ट्रपति ही बता सकते हैं। यह किताब एक राष्ट्रपति दूसरे राष्ट्रपति को सौंपता है और हर कोई इसे अलग अलग जगह पर छुपा कर रखता है। बेंजामिन के लिए यह काम बहुत कठिन था क्योंकि वह राष्ट्रपति से अकेले मिलना चाहता था। इसके बाद वह राष्ट्रपति को किडनैप करने का प्लान बनाता है। यह सुनकर उसके पिता कहते हैं कि कैसे। बेंजामिन जवाब देता है माउंट वर्नन। अगले दिन राष्ट्रपति का जन्मदिन था, इसलिए उन्हें एक होटल चाहिए था। रैली और उसके पिता सभी होटल पहले से ही बुक कर लेते हैं, सिवाय एक होटल को छोड़कर जिसका नाम था माउंट वर्नन। इसलिए राष्ट्रपति को अपनी बर्थडे मनाने के लिए उसी होटल में जाना पड़ता है। इसके बाद बेंजामिन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी के बावजूद पानी में छिपकर पार्टी में पहुंच जाता है और एक वेटर बनकर अंदर घुस जाता है। जैसे ही उसे मौका मिलता है कि राष्ट्रपति के पास कोई गार्ड मौजूद नहीं है, बेंजामिन राष्ट्रपति को माउंट वर्नन का नक्शा दिखाता है और बताता है कि वहाँ एक गुप्त सुरंग है जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है। इसके बाद वह राष्ट्रपति के साथ सुरंग ढूंढने के लिए अंदर जाता है। अंदर जाने से पहले राष्ट्रपति अपने गार्ड को रुकने के लिए कहते हैं। वहाँ दीवार पर एक निशान मिलता है जो नक्शे से बिल्कुल मेल खा रहा था। बेंजामिन राष्ट्रपति को दीवार पर बने चिन्ह को नक्शे से मिलाने के लिए कहता है।
कुल्हाड़ी को सही एंगल में सेट करते ही वहाँ पर एक खुफिया दरवाजा खुलता है। अंदर जाने के बाद बेंजामिन दरवाजा बंद कर देता है। उधर सभी गार्ड हैरान हो जाते हैं कि राष्ट्रपति अचानक कहाँ गायब हो गए। बेंजामिन राष्ट्रपति से पूछता है कि 1880 में जब रिजाल्यू डेस्क रखी गई थी उस समय किसी राष्ट्रपति को उस मेज में एक खुफिया दराज के बारे में पता चला था, जिसके अंदर एक लकड़ी का टुकड़ा छिपा हुआ था जिसमें सिबुला खजाने का नक्शा था। राष्ट्रपति कहते हैं तुमने यह सब खजाने के लिए किया है। बेंजामिन जवाब देता है कि वह खजाना ही मेरे परदादा को बेकसूर साबित कर सकता है, इसलिए मुझे वह खजाना ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद वह कहता है कि मुझे यह भी पता है कि नक्शा इस समय राष्ट्रपति की रहस्यों की किताब में छुपा है। यह सुनकर राष्ट्रपति चौंक जाते हैं क्योंकि उस किताब के बारे में सिर्फ राष्ट्रपति को ही पता था। बेंजामिन उन्हें विश्वास दिलाता है कि वह सिर्फ अपने परदादा को बेकसूर साबित करने के लिए खजाना ढूंढना चाहता है और राष्ट्रपति को बाहर जाने का रास्ता भी बता देता है। आखिरकार राष्ट्रपति को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है और बाहर निकलते ही वह बेंजामिन को उस किताब का पता और उसका कोड बता देते हैं। उधर ये खबर फैल जाती है कि बेंजामिन ने राष्ट्रपति को किडनैप कर लिया है, इसलिए पूरी पुलिस उसके पीछे पड़ जाती है। बेंजामिन अपनी पूरी टीम के साथ सीधे लाइब्रेरी में जाता है। बहुत ढूंढने के बाद उन्हें वह सीक्रेट रूम मिल जाता है और घंटों की छानबीन के बाद उन्हें वह किताब भी मिल जाती है जो एक सिक्योर दराज में रखी थी। बेंजामिन किताब खोलता है जिसमें दूसरे तख्ते का फोटो था जिसमें खजाने का दूसरा सुराग छुपा था। बेंजामिन जल्दी से उसका फोटो क्लिक कर लेता है क्योंकि पुलिस भी वहां पहुंच चुकी थी। पुलिस वाले पूरी लाइब्रेरी की जांच करने लगते हैं और बेंजामिन उन लोगों से बचते हुए अपने पिता को वह फोटो भेज देता है और अपनी माँ से उसका अनुवाद करने के लिए कहता है। अब विल्किंसन को भी पता चल जाता है कि बेंजामिन की माँ इस भाषा का अनुवाद कर सकती है, इसलिए वह उनका पता लगा लेता है। इसके बाद रैली और चेज बेंजामिन को लेकर वहां से भागने लगते हैं। कुछ पुलिस वाले उनका पीछा करते हैं लेकिन वह लोग वहां से बचकर निकल जाते हैं। उसके बाद विल्किंसन बेंजामिन की माँ के पास पहुंचता है और उन्हें वह तस्वीर दिखाता है। वह समझ जाते हैं कि वह खजाने की खोज कर रहा है, इसलिए वह कहते हैं कि मुझे भाषा समझ में नहीं आ रही है। तभी वहाँ बेंजामिन के पिता भी पहुंच जाते हैं। विल्किंसन उन्हें धमकी देता है कि तुम उन्हें सच्चाई नहीं बताओगी वरना मैं तुम्हें मार दूंगा, और खुद वहीं पर छिप जाता है। बेंजामिन के पिता उन्हें वह फोटो दिखाते हैं जिनका वह अनुवाद बता देती है और एक पहेली के माध्यम से यह भी बताते हैं कि विल्किंसन अंदर छुपा है। उसके पिता के जाने के बाद विल्किंसन उसकी माँ को क्वीन विक्टोरिया का एक लेटर दिखाता है। दरअसल इस लेटर में खजाना ढूंढने का आखिरी सुराग लिखा होता है। इसके बाद विल्किंसन उस लेटर को जलाकर कहता है अब मैं अकेला हूँ जो सोने के शहर को ढूंढ सकता हूँ। उसके बाद हम बेंजामिन को देखते हैं जो रैली और चिच के साथ पत्थरों का आइलैंड ढूंढ रहा होता है। इधर विल्किंसन भी उसकी माँ को किडनैप करके उस पत्थरों के आइलैंड पर पहुंच जाता है। बेंजामिन विल्किंसन से कहता है कि मेरे पीछे यह FBI एजेंट पड़ी है, वो यहाँ किसी भी समय आ सकते हैं और हम दोनों को पकड़कर जेल में डाल देंगे। विल्किंसन कहता है कि मैं भी सोने का शहर ढूंढने तुम्हारे साथ चलूंगा, लेकिन मुझे पूरा श्रेय मिलना चाहिए। उसकी बात मान ली जाती है, लेकिन बेंजामिन एक शर्त रखता है कि उसे अपने आदमी को बाहर ही छोड़ना पड़ेगा। इसके बाद सब लोग पहाड़ों पर चढ़कर पहेली के माध्यम से सुराग ढूंढने लगते हैं। विल्किंसन क्वीन विक्टोरिया के लेटर से एक पहेली बताता है, बिन बादल की बरसात में दिखेगा। बेंजामिन जल्दी समझ जाता है कि यह पहेली धूप से संबंधित है, इसीलिए वह सबको बोतल का पानी फेंकने के लिए कहता है जिससे पत्थर का रंग बदलने लगता है। तभी चीज एक पत्थर में गरुड़ का निशान देखती है। इसके बाद विल्किंसन दूसरी पहेली बताता है, खुद का हाथ योद्धा के दिल के हवाले कर दो। बेंजामिन गरुड़ के बने छेद में हाथ डालता है जहां अंदर एक सिटकिनी थी, जिसे घुमाने पर एक खुफिया दरवाजा खुल जाता है। उसके बाद सब लोग अंदर जाते हैं। रैली एक रस्सी पर उंगली रखता है और ऐसा करते ही रस्सी टूट जाती है और दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। विल्किंसन कहता है कि अब यहाँ से निकलने का एकमात्र रास्ता है, आगे बढ़ो और खजाना ढूंढो। फिर सब लोग एक खाई में फंस जाते हैं, लेकिन बेंजामिन के मॉम और डैड अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढ लेते हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए सबको अपना बैलेंस बनाए रखना होता है। तभी विल्किंसन कहता है कि यहाँ से सबसे पहले बाहर मैं जाऊंगा, नहीं तो किसी को नहीं जाने दूंगा। सब लोग मिलकर सबसे पहले विल्किंसन को ऊपर चढ़ाते हैं, फिर एक एक करके सब ऊपर चढ़ जाते हैं। उसके बाद उन्हें वहाँ एक बहुत बड़ा झरना मिलता है। बेंजामिन को पानी में सोने की एक मूर्ति दिखाई देती है, जिससे वह समझ जाता है कि हमें नीचे जाना पड़ेगा। इसके बाद बेंजामिन एक पहिया घुमाता है जिससे पानी का बहाव कम हो जाता है। जब सब लोग अंदर जाकर देखते हैं तो वहाँ सोने का पूरा शहर मिलता है जो सदियों से छुपा हुआ था। विल्किंसन बेंजामिन से उसके परदादा को बदनाम करने के लिए माफी मांगता है। दरअसल विल्किंसन चाहता था कि वह भी खजाना ढूंढने में शामिल हो ताकि उसके परिवार का नाम भी जुड़ सके। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। तभी दरवाजा पुराना होने की वजह से टूट जाता है और मंदिर में फिर से पानी भरने लगता है। बेंजामिन और विल्किंसन बाहर निकलने के लिए एक लकड़ी घुमाते हैं जिससे एक दरवाजा खुलता है, लेकिन वह दरवाजा बहुत टाइट था जिसे छोड़ते ही बंद हो जाता है। इसलिए विल्किंसन खुद लकड़ी को संभालता है और बाकी लोगों को बाहर जाने देता है, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करता है तो सब लोग मारे जाते हैं और किसी को खजाने के बारे में पता भी नहीं चलता। दरवाजा बंद होते ही वहाँ एक रास्ता मिलता है जिससे सब लोग बाहर निकल जाते हैं।
उसके बाद बेंजामिन को पकड़कर राष्ट्रपति के सामने ले जाया जाता है, लेकिन राष्ट्रपति बहाना बनाकर कहते हैं कि बेंजामिन ने मुझे गुफा से बाहर निकालने में मदद की थी, जिससे वह बच जाता है। बेंजामिन राष्ट्रपति को विल्किंसन का भी नाम बताता है कि उसने भी खजाना ढूंढने में बहुत मदद की थी। तो यहीं पर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक और दमदार स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।